Principal, Professor Dr. Rama Ma'am, we eagerly await the wisdom you will share with us today. I hereby invite you to grace us with your presence and to shed light on the importance of today's event. Your blessings would embrace this event with positivity and goodness. आप सभी को नमस्ते। आप लोग सचमुच आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला। डॉक्टर विकास हंसराज कॉलेज में हम हमेशा आपका वेलकम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप हमें इस परिवार के सदस्य लगते हैं। आप विकास जी को सुनते हैं और इनके मोटिवेशनल लेक्चर्स की आप वीडियो भी सुनते होंगे, लेकिन आप में से कितने बच्चों ने 12th फेल मूवी देखी है? कितने बच्चों ने देखी है? देखिए, आपकी भूमिका देखकर और फिर मैंने डॉक्टर विकास से कहा, बल्कि आज आप सारे स्टूडेंट्स से कह रहे हैं, उसमें हमने इनकी भूमिका देखी। अब हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप में से कोई विद्यार्थी आगे आए और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पर एक मूवी बनाए। वो बहुत जल्दी बनेगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ डॉक्टर विकास, आपका हंसराज कॉलेज में बहुत बहुत अभिनंदन। ईश्वर आपको इसी तरह से हमेशा उत्साह दे, आपको ऊर्जा दे और आप हंसराज कॉलेज में इसी तरह से आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपने विकास सर को कई बार यूपीएससी पे चर्चा करते देखा होगा, सुना होगा, किंतु आज का विषय थोड़ा अलग है। हमें अपने पिछले कल को भूलकर एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मैं विकास सर को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो इस कथित विषय पर अपने विचार प्रदर्शित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी वरिष्ठ साथी रमा जी को धन्यवाद करूंगा। जब मैं विद्यार्थी था तो इस कॉलेज में अक्सर आता था, तब वो यहाँ नई नई प्राध्यापिका बनी थी। मैं डिबेटिंग कंपटीशन के लिए आता था, वो जज होती थी। इनसे प्राइज़ देना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने हार मानी नहीं और एक आध बार प्राइज़ जीत भी लिया उनके हाथों से। अब वो हमारी वरिष्ठ साथी हैं। करीब 30 साल से हम लोग परिचित हैं। मतलब मैं तो परिचित हूँ, वो तो ध्यान नहीं रखती होंगी, लेकिन मैं तो शुरू से ध्यान रखता हूँ। दूसरा शुक्रिया इस उड़ान सोसाइटी का। मैं जब पिछली बार आया था, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जब मुझे पता लगा कि हंसराज कॉलेज से 2 सोसाइटीज़ एक साथ अप्रोच कर रही है, तो मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया एक बार अपने पास। पलक भी थी उसमें, और मैंने दोनों से निवेदन किया कि भाई एक ही बार कर लो, एक ही प्रोग्राम के पीछे दोनों बैनर लगा देना, मैं एक बार आके दोनों काम कर लूँगा। पर इन दोनों में वहाँ पर ठीक ठाक जोर आजमाइश हुई और अंत में तय हुआ कि 2 ही बार आना होगा। तो पिछली बार तो मैं करीब 6 महीने पहले आया था। निष्ठा सोसाइटी का गवर्नेंस पे एक सेमिनार था शायद। इनको हम सोच रहे थे कि टाल मटोल करके मैनेज कर लेंगे। हमने काफ़ी कोशिश की, हमारी टीम ने काफ़ी बहाने लगाए कि सर बिज़ी हैं, भारत के बाहर हैं, दुनिया के बाहर है। खूब हमने कहा। हमें लगा कि अंत में हार के गिव अप कर देंगी या लेट गो कर देंगी, कुछ तो करेंगी, पर ये नहीं मानी। इन्होंने मुझे मैसेज किए, कभी कभी लगभग हार्श होती हुई लैंग्वेज में मैसेज किया कि सर आपने वायदा किया था, कैसे पीछे हट सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, आना तो है ही। अंततः आज का दिन तय हुआ। फिर टॉपिक्स की बात हुई तो इनका निवेदन था कि बस मोटिवेशन पे कुछ भी बोल दीजिए आप। तो मैंने कहा भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मुझे वो सब नहीं आता है, आप मुझे कोई टॉपिक देंगे तो शायद मैं बात कर पाऊँगा। तो फिर इन्होंने कुछ टॉपिक्स भेजे 4-5 कि आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। मुझे उनमें से जो सबसे ठीक लगा आप लोगों की उम्र को देखते हुए, वो था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। राइट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो आपकी पीढ़ी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। हमारी पीढ़ी में तो वो नहीं होता था। हम तो उस पीढ़ी के, उस क्षेत्र के लोग हैं। मैं हरियाणा से हूँ। पंजाब का असर हम पे रहा है ठीक ठाक। हिंदी भाषी हम लोग रहे हैं। अंग्रेज़ी हालांकि मैं बोल लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हिंदी ही मेरी आत्मा की भाषा है।
तो जब मैंने सोचा कि लेटिंग गो, मैंने टीम से पूछा क्या होता है लेटिंग गो। तो हमारी टीम में कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग नहीं समझेंगे, हमारी पीढ़ी के लोग समझते हैं इस चीज़ को। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो, जाने दो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारी पीढ़ी में भी होता था, हम इसके लिए शब्द कुछ और बोलते थे, जैसे मैनू की, तैनू की, छड्डो यार, अरे मटिया दो, अरे भाड़ में जाए, अरे देखा जाएगा, अरे देख लांगे। तो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बिहार में अरे मटिया दो, तो वहाँ मटिया दो बोल देते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा आ जाने से ऐसा थोड़ा है कि भारत के लोग उसके बिना काम चला रहे थे, यहाँ भी काम चल ही रहा था लंबे समय से। तो फिर मैंने कहा ये टॉपिक ठीक है, और जिस उम्र के बच्चों को एड्रेस करना है उस उम्र के बच्चे अक्सर इमोशनल टर्मोइल में रहते होंगे। यही उम्र है जब दिल लगता है, टूटता है, और करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर्स मिलते हैं। तो जिस उम्र में इमोशन सबसे ज़्यादा उठापटक करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है, उस उम्र के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजूद टॉपिक मुझे यही लगा, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं। मैं पहले डिस्क्लेमर्स लगा दूं, मैं मनोविज्ञान का अध्यापक नहीं हूं, मैंने साइकोलॉजी में ना एमए किया है, ना एमफिल, ना पीएचडी किया है, ना मैं मोटिवेशनल चीज़ें करने का कोई सर्टिफाइड अध्यापक हूं। मैं तो अपने जीवन के अनुभवों से, साहित्य से, दर्शन से, कानून से, पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा, और बाकी उस सबसे ज़्यादा सीखा 50 साल के जीवन में, जिसमें से 25 साल का जीवन अध्यापन में और अपना उद्यम करने में खर्च हुआ। अनुभवों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो मैं अनुभवों से सीख के बातें करना पसंद करता हूँ। हालांकि हंसराज कॉलेज का खौफ इतना ज़्यादा होता है कि जब मुझे पता लगा कि मेरा टाइम फिक्स हो गया आने का, मैंने अपनी टीम से कहा कि यार लेटिंग गो भी कोई किताब है तो देखो मैं देख तो लूँ क्या होता है। तो 2 किताबें उन्होंने भेजी, बड़े भारी भरकम अंग्रेजी ऑथर्स की थी। तो मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। 5-10 मिनट पढ़ के मुझे लगा कि उससे बात बनेगी नहीं, वो अलग ही टाइप की बातें थी, बड़ी थ्योरेटिकल सी बातें। तो मैंने कहा क्या थियरी में क्या रखा है, हम बच्चों से बच्चों की ज़ुबान में बात करेंगे, उसका मज़ा ज़्यादा है, क्यों थियरी में जाए। तो मैं जो कुछ भी अगले 1-आध घंटे में, मतलब 1 घंटा की, आधा घंटा की, 1.5 घंटा, वो मैं आपके चेहरे से अंदाज़ा लगा लूँगा। आप केवल चेहरे पे भाव ऐसे ले आइएगा कितना आप सुनना चाह रहे हैं। मैं तो अभ्यस्त हूँ, मैं 8 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाता हूँ जनरली, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ सुबह से रात तक पढ़ाने के लिए। आप अपना देख लीजिए कितना आप सुनने की हालत में है। और ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीच सुनने के लिए मोटिवेट करूँ आपको, वो मैं नहीं करूँगा, है ना। उससे अच्छा, उससे बेहतर ये है कि बीच में छोड़ देंगे, और मैं आपकी उम्र का भी ध्यान रखूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टॉर्चर ठीक नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। पर मेरा ख्याल है कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी उम्र से जुड़ी बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले 2 शब्दों में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक शब्द है गिव अप करना, एक है लेट गो करना। कभी कभी लगता है कि दोनों बातें एक जैसी हैं, पर दोनों बातें एक जैसी हैं नहीं। गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना। मसलन आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात करता हूँ। पलक ने कोशिश की कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, कोशिश की, और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, लेकिन हाँ व्यस्तताएं रहती हैं। मैं आजकल अवॉइड करता हूँ कि कहीं जाऊँ, क्योंकि पता नहीं पिछले 3 साल में ऐसा क्या हुआ, इन्विटेशंस इतने मुझे आने लग गए हैं। मैं 25 साल से पढ़ा रहा था, कोई पूछता भी नहीं था मुझे। ये कोविड में यूट्यूब में पता नहीं क्या हुआ है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आते हैं। कुछ तो ऐसी जगह से आते हैं जिससे कोई दूर दूर तक मेरा संबंध ही नहीं है। कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का इन हाउस प्रोग्राम है, कह रहे वहाँ के मोटिवेट कर। तो मैंने कहा मैं कैसे मोटिवेट कर दूँ मैं तो फिर अब हमने पॉलिसी बनाई है कि जितना कम हो सके उतना कम जाएं। रमा जी का आदेश तो मेरे सर माथे पर है, मेरी सीनियर है, मैं उनको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ। अच्छा, मना करना ख़राब लगता है, तो हम क्या करते हैं कि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे इनके लिए हमने सिंपल पॉलिसी है कि जब कोई बच्चा कहे आने के लिए, उसको बोलो कि सर 3 महीने फ्री नहीं है, 6 महीने फ्री नहीं है, 1 साल चंद्रमा पर गए हुए हैं। कुछ ऐसा वैसा बोल के टालो, किसी का दिल भी ना दुखे और मैं भी अपना समय बचा लूँ। तो हमने इनको बहुत परेशान किया।
3 बार 4, मतलब किया तो मेरी टीम के मेंबर ने, पर मेरे निर्देश पे किया, तो आप उनको मत कुछ कहिएगा, मैंने कहा था। तो 3 बार 4 बार 5 बार टाला, नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे, अच्छा देखते हैं, नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके। अब इनके सामने 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि हार मान लेती और अंत में बोलती कि चलिए कोई बात नहीं, दुख हो रहा है हमें, ये होता है गिव अप करना। एक दूसरा स्टांस भी होता है, दूसरा स्टैंड भी होता है कि कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रही। मसलन ये मुझे बुलाना चाह रही है, मैं नहीं आ रहा, मैं बिना बात के भाव खा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। और एक समय के बाद ये इस मूड में आ जाती कि भाड़ में जाओ, नहीं यार तो भाड़ में जाओ, तुम जैसे बहुत देखे हैं, एक ढूंढेंगे 100 मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे, क्या समझते हो अपने आप को। और फिर मैं कहता मैं आना चाहता हूँ, कहते नहीं हम नहीं बुलाएंगे आपको। ये होता है लेट गो करना। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? अगर कोई चीज़ नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है, क्यों परेशान होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेहन से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज़ को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज़ के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। मुझे खुशी है कि आपकी मोटिवेशनल सोसाइटी के मेंबर्स कम से कम गिव अप नहीं करते। अच्छा वो लेट गो भी नहीं किया मुझे, वरना मेरा सम्मान बच गया। और ये अच्छा है कि इसी विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैंने इस बीच में ये भी सीखा कि आपकी उम्र के बच्चों को कुछ भी बताने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियाँ सुनाना। और आपकी उम्र की बात नहीं है, लिंक्डइन पर आप भी शायद होंगे, मैं भी वहाँ पर हूँ, जो प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है। मैंने देखा कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं या CXOs कहते हैं, CFO है, CTO है या CHRO है, जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं किसी कंपनी के, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज चलते हैं स्टोरी टेलिंग के। और उसमें मान लिया गया है कि अगर आप किसी कंपनी के CEO बनना चाहते हैं तो बेसिकली जो स्किल आपको आनी चाहिए वो स्टोरी टेलिंग की आनी चाहिए। आप कहानी सुना सकते हो। मैं सच्ची कहानियाँ सुनाना पसंद करता हूँ, झूठ बोलने से बचता हूँ। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियाँ सुना रहा हूँ। ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं, 1-1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियाँ हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियाँ सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने यार क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छड्डो, यही छड्डो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टेशन से निकले वहीं कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा है कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे। डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। DU में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। DU में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की और मेरा ख्याल है कि लगभग मतलब 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी DU में, कुछ हारी भी होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, देना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोज़गार था, एम्प्लॉयमेंट था, मेरा उससे काम चल जाता था आराम से। उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था। हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में। बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने MA हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि BA ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो
कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा। तो वो चला गया दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की। तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था। हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में एक अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो ज़िंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में ज़िंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई। उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा न करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज़ आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूँ। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के जन्म से पहले की बात है। आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन ज़ी होंगे आप सब लोग, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 कहानियाँ सुनाऊंगा, फिर उन सबका सार निकाल लेंगे एक साथ हम लोग। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटैम्प्ट में पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन, मैं 2 जगह पढ़ा है डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैचू है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं, और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ MPhil PhD वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद PhD कर रहा था या MPhil खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज़। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहाँ एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहाँ हम लोग जब बोर होते थे दिन में 3-4 बार जाके चाय पीते थे। चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहाँ करते थे। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग अब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं डीयू में। 2 बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज़ मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी, समझते थे। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं। दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना डीयू में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी, शायद, पता नहीं। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसके बाद रहा नहीं उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे थे दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी, कि हर चीज़ जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ,
दोनों घर में तलवारें खिंच गई, किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की है, उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों कहानी आपकी प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी, नहीं ध्यान कर पाएंगे तो मैं उनको जैसे नाम बोलूँगा अकेले में वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना ये है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले घटना घटी। आप लोग तब बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फ़ोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फ़ोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूँ, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फ़ोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फ़ोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल होकर बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से 2 लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूँ, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फ़ोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस ज़माने में तो फ़ोन थे। मोबाइल फ़ोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार। बड़ा महंगा था, 16 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपये प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फ़ोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फ़ोन थे, बटन वाले फ़ोन थे। नोकिया एक कंपनी थी, उसके फ़ोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फ़ोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फ़ायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज़्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे। लड़का है, इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। ये कहे कि किसी और को दिखाना मत, जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कहे कि किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कहे कि बोलता है किसी और को मत बताना। और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फ़ोन आए थे, पर वो फ़ोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फ़ोन। तो फ़ोन से कितना फैलता, ज़्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की एक कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाज़ार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीज़ें और मिलती थी वहाँ। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहाँ मिलती थी,
ग्रे मार्केट में चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहां से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविज़न चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज़ पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं। इसके लिए बहुत चिल्लपौनी मचानी चाहिए। अब बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज़ चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले 50 कैमरे पीछे, आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की। क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी। फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ठीक है, उनका तो मिशन है। ममता जी है, उनका मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आमतौर पे। उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। अरे क्या हो गया भाई? तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो ही मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानियाँ मुझे बहुत अपील नहीं करती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियाँ होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच के धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। आप थोड़ा उसकी वजह, उसका भी तो, उसकी कहानी भी तो सुनिए। और मैं जब जब दोनों कहानियाँ सुनता हूँ मुझे लगता है कि मामला ग्रे है। आप किसी एक पे उंगली उठा ही नहीं सकते कि इसने ऐसा किया। दोनों की गलतियाँ होती हैं, ऐसा थोड़ा ना कि एक की होती है। बहरहाल इन भाई साहब को ऐसा लगा कि धोखा हो गया उनके साथ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है। इतनी बड़ी दुनिया है, 8 अरब की आबादी अब है, उस समय भी 6-7 अरब तो थी। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है, कोई और देखेंगे। पर वो थोड़ा ज़्यादा सेंटिमेंटल था उस समय। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियाँ मिल जाएं, स्वभाव मिल जाए तो शादी के बारे में सोचें।
हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है। जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं और अब तो बाज़ार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है। तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा अब उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूँगा। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूँ, 2 आईपीएस को जानता हूँ, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर आईएएस प्रॉपर आईपीएस में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे, ना भूल पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझें कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं, हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखना उसी दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा, प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते, तारुफ मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है।
तो मैं उस बात पर आऊँ उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं क्या सच में इतना आसान होता है? कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें? क्या सच में इतना आसान होता है? आसान तो नहीं होता है। मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है? क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ हुए होंगे। तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो ज़िंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आध आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, बात ही नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फ़ोन मिलाता है, ये भी फ़ोन की इंतज़ार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा। हीरो बेशक बनने पर बेचैन तो भाई। खटाक से फ़ोन उठता है, अब दोनों कान में फ़ोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो, वहाँ से आवाज़ आती है कोई एक मैं थोड़ा ऐसी जोकर टाइप की बात करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझे आप लोग, मैं ऐसी हंसी मजाक ही करना आता है मुझे, वही मैं करता हूँ। लेकिन इससे आप ये ना सोचिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ा भी लेता हूँ इसके लिए मुझे वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूँ। अब ये सब चल रहा है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति झुक गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे ख़त्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेगी। जीजू झुकेंगे, दीदी क्यों झुकेगी, और ना जीजू झुक रहे ना भाभी झुक रही और उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो ज़मींदोज़ हो गया, वही वो ख़त्म हो गया। पर ठीक है, हो गया तो हो गया, भाड़ में जाए, ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फ़ोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मेरा दिल टूट गया है। मैं कहता हूँ देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो। You just do one thing, write down all the points
and we will discuss in the morning. When I come to office, you come to my cabin and we will discuss. Don't worry, I'll find out the solution for you. कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूँ ना मैं जाग पा रहा हूँ. तो मैंने कहा दैट इज़ योर प्रॉब्लम. मैं तो सो भी रहा हूँ जाके, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई. तो मैं तो ऐसा हो चुका हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है. कुछ भी हो जाए, मतलब एक आध, अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर में क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है. बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये सीखा है अपने पिताजी से, और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं. मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है. अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले में बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होती हैं. सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके. दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है, हम में तो कुछ मैच नहीं होता, एक भी मैच. सारे जोड़े ऐसे ही चल रहे हैं. सबको लगता है कि उसका घर बढ़िया चल रहा है, मेरा ही ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसका घर आपने फेसबुक पे देखा है, अच्छी अच्छी फ़ोटो देखी हैं. 24 घंटे में से जो 2 अच्छे मिनट आए थे, उसमें ली गई 25 फ़ोटो में से बेस्ट फ़ोटो फेसबुक पे आई थी. और अपने घर में आप बाकी 24 घंटे में से 2 मिनट छोड़ के बाकी देख रहे हैं. तो दूसरे का घर हमेशा अच्छा लगता है कि यार लाइफ हो तो उनके जैसी हो. तो हमारे माता पिता भी स्वभाव उनका भी थोड़ा अलग रहा, सबका है, हमारा भी है. तो मेरे पिताजी हैं मस्त मौला आदमी, जैसे कबीरदास एकदम फक्कड़ मस्त मौला आदमी, भाड़ में जाए दुनिया उस मूड में रहते हैं, नुकसान हो जाए भाड़ में जाए. गीता का सार उन्होंने अपने मन में बिठा लिया है. उनका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हमारा क्या था जो लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, साथ लेके क्या जाना है, बात खत्म. कोई टेंशन ही नहीं उनको. और बाकी सब लोग टेंशन में कि अब क्या करें, ये हो गया वो हो गया, कैसे मैनेज करें. मेरी माँ को तनाव हो जाता था, और जब पिताजी ऐसे हो तो माँ को तनाव होगा, सीधी सी बात है. अगर माँ वैसी होती पिताजी तनाव में रहते हैं, तो सामान्य बात है. जब घर में एक व्यक्ति मस्त मौला हो तो बाकी लोग तनाव तो फिर बांटेंगे ना आपस में. वो बड़ा तनाव में रहती थी. उनको घर की चिंता, बच्चों की चिंता बहुत सताती थी. पिताजी भी चिंतित थे बच्चों को लेकर, जैसे कोई पिता होता है, पर उनकी नेचर थी कि ठीक है देख लेंगे जो होगा, अरे देख लेंगे, अरे भाड़ में जाओ, उस मूड में रहते हैं, आज भी रहते हैं. मेरी माँ 73 की उम्र से कुछ महीने पहले चल बसी, उनका जीवन समाप्त हुआ. मतलब मुझे नहीं पता कि जीवन क्यों समाप्त होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर व्यक्ति की सांस का इतिहास है, सांसें लिखी हुई हैं ईश्वर ने, उतनी सांसें मिलेगी. मुझे बहुत भरोसा इस बात में है नहीं, क्योंकि भगवान ऐसा क्यों करेगा कि जापान में सांसें ज़्यादा लिखेगा और अफ्रीका में कम लिखेगा, भगवान ऐसा क्यों करेगा. और अगर सांसें पहले से लिखी हुई है तो हमारी जीवन प्रत्याशा क्यों बढ़ती जा रही है. अगर सांसें पहले से फिक्स हैं तो आज़ादी के समय से लेकर आज के 70 साल में जीवन प्रत्याशा लगभग 2.5-3 गुना बढ़ गई. और हम ये भी कहते हैं कि लोग खराब हैं. अगर लोग बुरे हैं तो जीवन छोटा होना चाहिए कर्मों के हिसाब से. लोग खराब हैं और जीवन बड़ा होता जा रहा है. तो मुझे उन मान्यताओं में बहुत भरोसा है नहीं कि सांसें लिखी हुई हैं. अगर सांसें लिखी होती तो मनुष्य की औसत आयु 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, 25-30 मैक्सिमम. और हम 70-80 साल धूमधाम से जी रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये भगवान से ज़्यादा इंसान ने लिखा है, मेडिकल साइंस ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है. और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ नहीं, और मैं इसको छिपाता भी नहीं हूँ. मैं बहुत छिप छिप के बहुत जी लिया. अब मैंने ठान लिया कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा. ना मुझे किसी पार्टी से मतलब है, ना किसी विचारधारा से मतलब है. मैं विचार वाला आदमी हूँ, धारा वाला नहीं हूँ. जिसको धारा में बहना है बहे. हम तो अकेले चलेंगे, विचार के साथ चलेंगे, जो ठीक लगता है वो बोलेंगे और वैसे ही रहेंगे. हाँ, गलत बोलने से बचता हूँ, किसी के बारे में गलत बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सही लगता है वो तो बोलूँगा ना भाई.
मेरे पिताजी 81 साल के हैं, अभी 81 साल के हुए कुछ दिन पहले, और एकदम मस्त मौल आदमी है, मुझसे ज़्यादा युवा हैं। मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, वो 81 साल के युवा हैं। उनके चेहरे की चमक, मतलब कई ट्यूबलाइट फेल है उनके सामने, ऐसी चमक चेहरे पर रहती है। क्यों रहती है? उसकी एक वजह यह कि वो रोज़ सुबह 2-3 घंटे प्राणायाम, योग, ध्यान, बहुत कुछ करते हैं। उनका भोजन इतना संतुलित है, सप्ताह में कम से कम एक बार, कभी कभी महीने में 4 से ज़्यादा 6-7 बार उपवास करते हैं पूरा। वो सब चीज़ें उनके अभ्यास में हैं जो मेरे अभ्यास में उतनी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ पर अभी उतना सफल नहीं हो पा रहा हूँ। पर मेरी राय में उनके इस सुंदर जीवन का सबसे बड़ा राज ये क्षमता है कि वो हर चीज़ को लेट गो कर देते हैं। तनाव उनके पास आता है तो फिसल के निकल जाता साइड से, लेते ही नहीं तनाव किसी बात का। कुछ भी हो जाता है तनाव ही नहीं लेते। और मुझे लगता है कि काश ये चीज़ मेरी माँ के स्वभाव में होती, कम से कम 10 साल उनका जीवन और ज़्यादा तो होता। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत विश्वास से बता रहा हूँ। मैं ना सोने जागने में नियमित व्यक्ति हूँ, ना मैं बहुत कसरत करता हूँ। ठीक हूँ, मतलब बुरा भी नहीं हूँ, ठीक हूँ। मेरी उम्र के अधिकांश लोग बीपी, शुगर, बहुत बीमारियों से ग्रस्त हैं। मैं फ़िलहाल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मेरे पास इसका उत्तर एक ही है, मैं लोड लेता नहीं किसी बात का, दबाव लेता नहीं, तनाव लेता नहीं। भाई अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है। जब मैं सफल, जैसे मैं 3 साल में पिछले काफ़ी सफल हो गया, जितना मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं तो कैसे हो गया हूँ सफल। अगर मैं सफल हो गया तो मैं इस बात का लोड भी नहीं ले रहा कि मैं सफल क्यों हो गया। अरे हो गया तो कैसे तो हो गया, कई लोग हो जाते हैं, हम भी हो गए, ऐसा क्या है। कल को नहीं रहूंगा, मान लीजिए, ऐसा हो सकता है, कल को फेल हो जाऊं कहीं। फेलियर को पचाना पता नहीं कितना मुश्किल होता होगा लोगों के लिए। मैं अपने बारे में जानता हूं, मुझे मुश्किल नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने सफलता का लोड लिया ही नहीं अपने ऊपर। विफलता मुझे क्या प्रभावित करेगी, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि यदि ये टेम्परामेंट आपका हो, जो मेरे पिताजी से मैंने सीखा है, तो आप जिंदगी में सफल कितने होंगे वो एक अलग पैरामीटर है, पर आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। और जितनी ज़िंदगी आपकी है, जितनी सांसें आप कहते हैं कि लिखी हुई हैं, गारंटी से कह रहा हूँ कि 10 साल बढ़ जाएंगे। कुछ और लोगों के आप कम कर देंगे, अलग बात है, लेकिन अपने 10 साल बढ़ा लेंगे। इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लेट गो करना है ज़िंदगी की चीज़ों को। 3-4 प्रसंग होते हैं। एक होता है कि आप किसी को बहुत चाहते हैं पर वो आपको नहीं चाहता। आपकी उम्र में ये सब तो खेल होता है, और क्या खेल होता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं 17 साल के, तो मैं उनको देख के समझता रहता हूँ। वो मुझसे छुप छुप के किसी से बात करते हैं और मैं छुप छुप के सुन लेता हूँ। तो उन्हें नहीं पता, मुझे तो नाम भी पता है किससे बात करते हैं, एक आध का तो एड्रेस भी पता है मुझे। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ कभी जाना वाना हो तो मैं ले चलूँगा, चिंता मत करना, बोल देना कि ड्राइवर साथ में आया है, टेंशन मत लेना। तो मेरे तो बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं तो बड़ा दोस्ती के भाव में रहता हूँ। मेरा एक ही बेंचमार्क है कि वो जिस उम्र में जैसे हैं मैं कैसा था, और वो मुझसे अच्छे चल रहे हैं। उससे ज़्यादा उम्मीद मुझे करने में नहीं चाहिए। मैंने जो कुकृत्य 8वीं क्लास में किए थे उन्होंने 11वीं क्लास में किए, तो बहुत है। मैं ये क्यों मान के चलूँ कि वो देवी देवता पैदा होंगे? मेरे ही तो बच्चे हैं भाई। जीन तो मेरे ही है, तो कैसे देवी देवता हो जाएंगे? तो ज़्यादा उम्मीदें क्यों पालनी है बच्चों से भी? मैं क्यों चाहूँ कि मेरा बच्चा IAS जॉब करे? क्यों करे वो? IAS भी क्यों करे? उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो भाड़ में जाए। अगर वो कहेगा कि मुझे स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप कर लो भाई। अगर वो कहेगा मुझे कुछ और नौकरी करनी है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो कर लो। मैं क्यों ठेकेदार बनूँ उसका भाई? मैं क्यों ये चाहूँ कि वो मेरे रास्ते पर चले, मुझसे बेहतर बने? ये सब बेकार की बातें हैं। और पेरेंट्स, आज तो बच्चों से बात कर रहा हूँ, जैसे मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ उनकी बहुत क्लास लगाता हूँ कि पेरेंट होना और बच्चे का दुश्मन होना कई बार बराबर हो जाता है। और यदि आप नहीं चाहते कि आप बच्चों के दुश्मन बने, बहुत सारे लोग मन ही मन में पेरेंट्स से नफरत करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने पेरेंटहुड का धर्म ठीक से निभाया नहीं। उन्होंने इतनी इच्छाएं थोपी, इतने दबाव बनाए कि बच्चों को ज़िंदगी के कई फैसले इस दबाव में करने पड़े कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, वो बन ही नहीं पाए जो वो थे।
और दुनिया में सबसे बुरी स्थिति है वो न हो पाना जो आप हैं। अपनी सहजता से दूर होना, इससे बड़ी बुरी कोई स्थिति नहीं है। साहित्य में इस पर खूब लिखा गया है। कामायनी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की, उसमें मूल समस्या ही ये है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, कर कुछ हो रहे हैं आप। जिस व्यक्ति का दिमाग, दिल और हरकतें आपस में कनेक्टेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, उससे ज़्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि आप खुश हैं या नहीं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये है, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी हरकतें, आपके एक्ट्स अगर कंसिस्टेंट हैं, कोहेरेंट हैं, कनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और यदि आप पूरी ज़िंदगी केवल निभाने में खर्च कर देते हैं तो ठीक है, दुनिया की निगाह में आप सफल होंगे, पर किस दिन खबर आ सकती है कि अच्छे आदमी थे, नहीं झेल पाए, अंत में दिल का दौरा पड़ जाता है, बीपी हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। बच्चे बोलते हैं कि डायबिटीज़ चीनी खाने से होता है, बेकार बात है, डायबिटीज़ स्ट्रेस से होता है। डायबिटीज़ होने के बाद चीनी खाना मना है। चीनी खाने से आज तक किसी को डायबिटीज़ नहीं हुआ है। डायबिटीज़ केवल तनाव से होता है। तनाव पहले ही दुनिया में इतने सारे हैं, नौकरी के तनाव, कितने झंझट दुनिया में हैं, उसके ऊपर से अपने स्वभाव से दूर होने का तनाव कितना बड़ा तनाव है, क्यों पालना चाहिए। तो मैं कुछ सूत्रों में आपको बात बताता हूँ। इस उम्र में आप कितना उसको फॉलो कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करेंगे तो कुछ तो फ़ायदा हुआ ही। पहला सूत्र मेरा आप लोगों के लिए ये है कि जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको पसंद ना करे तो टेंशन नहीं लेनी है, तेज़ाब तो नहीं उठाना है। ठीक, कई लोग इस मूड में रहते हैं, मुझे पसंद नहीं करेगी, मैं राजा हूँ, मैं नवाब हूँ, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तू क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात हुई। सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बस मना इज्जत से कीजिए, किसी को बेआबरू करके मत भेजिए। ये नहीं कि अच्छा तुम शीशा देखा है कभी, रुको आईना मेरी जेब में लो, ऐसे नहीं करना है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, वो वाला भाव जो गालिब को आया था वो भाव नहीं आना चाहिए। अगर कोई आपको कभी प्रपोज करे, आप लोगों की उम्र है, ये सब चलता ही होगा आप लोगों के बीच में, मैं आपके टीचर से सामने बोल रहा हूँ लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र में से होता होगा, सब जानते हैं तो होता ही होगा। कभी किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो आपको पसंद करे ही करे। यदि कोई रिजेक्ट करे, बस हाँ रिजेक्शन थोड़ा प्यार से होना चाहिए, बदतमीजी से नहीं होना चाहिए। उसके अधिकारों का उतना ही सम्मान कर रहे हैं जितना आप अपने अधिकार का सम्मान करते हैं कि ठीक है भाई आपको मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं। कितने लोग हैं दुनिया में, ऐसा क्या है। और मैंने बहुत प्यारे प्यारे बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए कि मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे मना कर दिया। अंकल, छोटे छोटे बच्चे आजकल मुझे लव गुरु मानते हैं अपने आसपास। वो मेरे पास आके ऐसी ऐसी बातें बताते हैं बड़ी क्यूट तोतली आवाज़ में, मैंने उसको प्रपोज किया, उसने मुझे ऐसे वाली आवाज़ में एकदम रोते बिलखते हुए। तो मैं बोलता हूँ बधाई हो बहुत बहुत तुम्हें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे 50 मामले देखे और 50 में से कम 49 मामले में जब कहीं दिल नहीं लगा, बाद में उससे बेहतर ही व्यक्ति मिला। अगर कभी ऐसा हो ना, मन ही मन में बधाई देना अपने आप को कि बच गया। हाँ बोल देता तो फंस जाती, हाँ बोल देते तो मर जाता। और मन में भाव वही रखना है, तो नहीं कोई और सही बात है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं जानता हूं कि आपकी उम्र में आसान नहीं होता, आपको रात रात भर सपने आएंगे, बेचैनी होगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, ये सब ड्रामा होता है। ये फिल्मी गीत है, मुझे गीत कविता इतना याद है कि मुझे हर बात में वही दिमाग में आता है, मैं क्या करूं। ये होता है आपकी उम्र में, पर वो भी एक फेज़ है।
अगर ये फेज़ नहीं जिया तो भी क्या जीवन जिया। कभी कभी बेचैनी भी तो होनी चाहिए, वरना ज़िंदगी में मज़ा क्या है। अगर हर चीज़ लिनियर है, हर चीज़ फॉर्मलाइज है, फिर मज़ा क्या है ज़िंदगी में। ये उठापटक, ये बेचैनी, ये घबराहट, ये तनाव, संतरास भी तो होना चाहिए कभी कभी ज़िंदगी में। इससे बुरी स्थिति तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ ब्रेकअप हो जाए, ये भी होता है। देखिए, मैं आपको बड़ी खरी खोटी सुनाने के मूड में हूँ। जिस तरह का प्रेम आप लोगों की पीढ़ी में होता है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी पीढ़ी ख़राब है, हर पीढ़ी ऐसी होती है, बस ये कि आपकी पीढ़ी को सुविधाएं ज़्यादा मिल गई हैं। हमारी पीढ़ी में ना चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ती थी, बड़ा रिस्क होता था। चिट्ठी लिखो कागज़ पे, फिर एक डाकिया ढूंढो भरोसे का, तो भरोसे वाला कुरियर बॉय या कुरियर गर्ल जाके चिट्ठी वहीं दे के आए जहाँ हमने कहा है। ये भी डाउट कहीं किसी और को दे के आ जाए। या कबूतर से बात करो, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर का क्या भरोसा किसको दे के आ जाए। लेकिन कितना तनाव था उस ज़माने में। आपके ज़माने में क्या है, सीधे व्हाट्सएप निकाला, खटाक से भेज दिया मैसेज, और नंबर किसी से मांग लिया 1 सेकंड में। नंबर भी नहीं देना है तो किसी कौन सी ऐप होती है, मैंने सुना कुछ और ऐप्स होती है, मेरा नंबर वाली भी होती है, इंस्टा होता है, एक और भी तो कोई होती है वो जिसमें कार्टून जैसा मुंह बन जाता है, स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट पे चले गए। मैंने सुना है कि उसमें नंबर भी नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ चक्कर है। वहाँ ढूंढ लिया। किसी को कुछ कन्वे करना इतना आसान दुनिया में कभी नहीं हुआ था जितना आज आसान है। इन सब के ऊपर टिंडर है, बम्बल है, पता नहीं क्या क्या है, राइट लेफ्ट करते जाना है, उसी में कहानी शुरू। पर ये कहानियाँ जितने हल्के तरीके से शुरू होती हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100 में से 99 अट्रैक्शंस 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि आप जिसके प्रति अट्रैक्टेड थे ना, वो तो उसका बाहर का परसोना था। जहाँ परिचय गहरा होता है, असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है, झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे, वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं। कभी कभी होता है कि दोनों का ख़त्म हुआ तो बात आसान है, कभी कभी किसी एक का ख़त्म होता है, एक का नहीं होता है, वहाँ मामला मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आपके जीवन में कि दूसरा साथी आपका ये कहे कि भैया देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ महीने से हूँ, पर मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि ये मान के मत चलना कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि बच्चे तुरंत उस मुद्रा में आते हैं, अच्छा अब मैं कुल्हाड़ी उठा लूँगी, अब मैं तेज़ाब उठा लूँगा, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे चीट किया है, यू आर ए चीट, यू आर ए लायर, यू आर ए पता नहीं क्या क्या। पता इंग्लिश में गालियाँ बड़ी सुंदर देते हैं बच्चे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बात की संभावना मान के चलिए कि हो सकता है कि आपके साथ 2 महीने रहने के बाद सच में उसको ये लग जाए कि आपके साथ ट्यूनिंग ठीक नहीं है, या आपको लग जाए कि आपकी ट्यूनिंग उस व्यक्ति के साथ ठीक नहीं है। और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मज़ा नहीं है। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। बांधना नहीं, बांधते वो हैं जिनमें असुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है। उस असुरक्षा से बचने का उपाय खुद को बेहतर बनाना है। आप इतने बेहतर हों कि आपको चाहने के लिए हज़ारों लोग हों। क्यों आप इतना डिपेंडेंट होते हैं कि इस एक व्यक्ति के अलावा मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में, ऐसा क्यों सोचना है। और ऐसे ही मामले में ये करना है वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और ये खूबसूरत मोड़ कैसे होगा? अगर कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक, ना उसको अच्छे से बात करे, ना ख़राब से बात करे, न्यूट्रल होके जाने दे। एक, उसको धमकी दे, बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो निकल के देख घर से, तेरे एड्रेस पता करवा लूँगा, मेरे साथ 50 दोस्त हैं, मेरे सारे आवारा हैं, सारे बेरोज़गार हैं, सारे कुंठित लोग हैं, सारे गुंडे मवाली हैं, उनका धंधा यही है, तेरे पीछे छोड़ दूंगा सबको। एक ही तरीका है। और तीसरा ये
कि ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अरे ठीक है, हो सकता है मैं तुझे ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, लेकिन किसी से मिलो तो बढ़िया से मिलना, तेरी ज़िंदगी अच्छी हो। मैं भी ढूंढ ही लूँगा किसी न किसी को, थोड़ी हेल्प कर दियो, कहीं इंट्रो करवा दियो मेरी भी, लेकिन ठीक है तू भी जा। ये होता है खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। अच्छा, चिपकू नहीं बनना है किसी के पीछे, ना बोरा जाना है कि तुम जाओ, मैं तो दीवाना, स्थाई दीवाना हूँ तुम्हारा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाह। पहले के ज़माने में बेरोज़गारी का ये लक्षण था। हम जब छोटे थे ये गाने सुनते थे, हम यही सुन के बड़े हुए कि ऐसे ही करना पड़ता है शायद प्रेम में। तो हमारे स्कूल में लोगों ने इसका पैरोडी बनाई, जब कोई तुम्हारा सर फोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तो बस आ जाना। जब कोई तुमको सड़क पे छोड़ दे, गाड़ी अपनी वहाँ से मोड़ ले, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये ठेला खड़ा है, खड़ा ही रहेगा तुम्हारे लिए। क्यों भाई, क्यों खड़े रहोगे, बेरोजगार हो क्या? अरे ठीक, जा सिमरन जा, जी ले, और मैं भी जा रहा हूँ जीने के लिए। ये दीवाना नहीं बनना है कि तुम मतलब मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अजीब हाल है यार, तुम ठेकेदार हो कि तेरा ठेका मेरे पास है, नहीं तो किसी के पास नहीं है। अजीब हाल है। अरे ठीक है भाई, उसकी ज़िंदगी है, जीने दो उसको। क्यों किसी की ज़िंदगी में इतना हावी होने का प्रयास करना है? जब आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कोई हावी हो, आप क्यों किसी की ज़िंदगी में इतने हावी होंगे? और जब बहुत दर्द हो ना, हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देखिए कि उसको ऐसा क्यों करना पड़ा। क्या पता कोई मजबूरी हो, कभी कभी होती है। मैं बुद्ध की मजबूरी सोच के परेशान होता हूँ कई बार, और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्तित्व सबका होता। बुद्ध की रियल कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है, भूमिका में जिक्र किया। बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के ज्योतिषी ने बताया भी था। माता पिता बहुत परेशान थे, शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त न हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, लड़की से, यशोधरा से उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफ़ी एग्ज़ाम लिए बुद्ध जी के, वो सारे एग्ज़ाम में पास हुए, तब जाकर शादी हुई। ऐसे नहीं हुई, शादी हुई। तो बुद्ध भी ठीक था, रमे रहे उस जीवन में। बेटा हुआ उनका राहुल। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 साल की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया, एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, एक बीमार को देखा। विरक्त हो गए और उनका मन हुआ घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाएं, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है। बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूं कि बुद्ध ने शायद अपने पिताजी से कहा हो कभी कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूं, छोड़ना चाहता हूं। तो पिता ने समझा बुझा के मना किया होगा कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम पे टिका है, बच्चा अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, अभी तो चलना भी नहीं शुरू किया है, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र नहीं मिलता इतिहास में कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैथिली शरण गुप्त यशोधरा के पर्सपेक्टिव से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है, भाई पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक थोड़ना है।
राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं कि बुद्ध चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया। और वो अपनी सहेली से कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, क्या मैं रास्ता रोकती उनका। उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए। वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पा रही है, परेशान है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला 6 साल की तपस्या के बाद, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़ के भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी। शुद्धोदन ने बुद्ध के पास, अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजा ये कहने के लिए कि भाई यहाँ भी तो आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि जो उनके पास जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के एक दोस्त को ये कह के भेजा, भैया मैं जानता हूँ तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। तो वो गया, उससे वायदा निभाया, हो तो गया, बुद्ध के संग में दीक्षित हो गया, पर वायदा निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा ज़रूर जाऊंगा, पिताजी की आज्ञा है तो जाऊंगा ही जाऊंगा। बुद्ध पहुंचे अपने कपिलवस्तु, जो अपना इलाका था वहां पहुंचे। पूरे कपिलवस्तु में, नेपाल सिद्धार्थनगर से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पे ही कपिलवस्तु है। मैं देखने गया था वो जगह जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, बड़ा सुंदर स्थान है, आप भी जाकर देखेंगे अभी। तो बुद्ध पहुंचे, रात को एक धर्मशाला में रुके। अब वहाँ हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा, भाई मैं देखो राजा का बेटा बन के नहीं आया हूँ, मैं बुद्ध बन के आया हूँ। सुबह उठ के भिक्षा मांगने लग गए उस इलाके में, अपने ही पिता के राज्य में। पिता ने सिर पीट लिया कि भाई क्या कर रहे हैं। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूँ, बेटा हूँ संयोग से, ठीक है मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होके आया हूँ, मेरी चर्या है, नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूँ अपना। ठीक है, पिताजी ने कहा चल कोई बात नहीं। फिर बुद्ध गए पिता से मिलने, पिता से मिले, सबसे मिले, भरी सभा में। लेकिन यशोधरा नहीं आई मिलने के लिए, लेट गो नहीं कर पा रहे थे। उसके मन में दर्द था, छुप के क्यों गया, बता के जाता। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है, तो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे मुझसे, मैं क्यों जाऊंगी भाई, आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ है, मैं क्यों मिलने जाऊंगी। तो बुद्ध मिलने गए। सोचिए कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में। अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध गए हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि बुद्ध वहाँ जाके बोलेंगे सॉरी मैंने गलत किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील सॉरी। बुद्ध है वो बुद्ध, वहाँ जाके क्या बोल रहे पता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण दुनिया के इतिहास में नहीं है कि चलो आखिर तुमने आके झुक के कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, अहंकार था, सब विगलित हो गया। और जो औरत परेशान थी कि मुझसे बिना बताया गया, उसने अपने बेटे को दे दिया कि इसको लेके जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम महान काम कर रहे हो, और तुम महान काम कर रहे हो तो मैं क्यों बीच में आऊँगी भाई। मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं क्यों पीछे हटूँ। बस मुझे भरोसे में लेके जाते तो और खुश होती। ऐसी दूसरी कहानी राधा जी की है। राधा जी आप जानते, कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते थे, वो कृष्ण से प्रेम करती थी। उनका विवाह नहीं हो पाया, अलग बात है, लेकिन हमारी परंपरा में प्रेम का जो
पराकाष्ठा है ना प्रेम का चरम, वो तो कृष्ण राधा का है। मतलब राधा कृष्ण का प्रेम एक खास किस्म का प्रेम है जहाँ विवाह के बंधन के न होने पर भी प्रेम का चरम रूप होता है। राम और सीता का प्रेम गार्हस्थ्यिक प्रेम का चरम रूप है कि पति पत्नी का प्रेम कितना शानदार हो सकता है। वो देखना हो तो राम सीता का प्रेम देखिए, विशेष रूप से तुलसीदास जी के यहाँ देखिए। और वैसे जो प्रेम होता है वो देखना हो तो राधा कृष्ण का प्रेम देखिए। पर इंटरेस्टिंग है, ये सारे जो हमारे धर्म के चरित्र हैं ये समय के साथ चेंज होते गए हैं। राम बदले हैं, कृष्ण बदले हैं, राधा बदली हैं, सब बदले हैं। एक कवि थे सूरदास, भक्ति काल में 16th सेंचुरी, आप मोटा मोटा ध्यान में रखिए। कृष्ण को, आपने वो कहानी सुनी होगी, कृष्ण तो अपने घर में थे, कंस को मारने के लिए वो पैदा हुए थे। कंस को पता लगा तो कंस ने अपने एक सहयोगी अक्रूर जो कि श्वफल्क के पुत्र थे उनसे कहा कि जाओ और कृष्ण को लेके आओ, यही मारेंगे। उसको पता नहीं था क्या होगा बाद में। आदमी कॉन्फिडेंस में ऐसी गलतियाँ करता ही है, तो वो सुपर कॉन्फिडेंट था, बुलवाया कृष्ण को। कृष्ण तो इसी काम के लिए आए जब समझ गए कि बुलावा आ गया है, अब इससे काम निपटाना है, चलते हैं। राधा और गोपियाँ कृष्ण के बिना रह नहीं सकती थी। सुपर इमोशनल विमेन, ऐसा मानते हैं कि वो महिलाएं, राधा तो छोटी थी, बाकी महिलाएं गोपियाँ उनसे काफ़ी बड़ी उम्र की थी, इतनी इमोशनल थी कृष्ण को लेकर कि कृष्ण के बिना वो सोच नहीं सकते थे कैसे रहेंगे। पर वो जिस काम के लिए आए थे धरती पर वो तो करना ही था। तो अक्रूर आए, अक्रूर ने बताया कि ऐसे ऐसे आया हूँ, ले जाना है। तो कृष्ण और बलराम चले गए। इधर कृष्ण गए, उधर गोपियों का रो रो के हाल बुरा, राधा का हाल बुरा। ऐसी दीवानगी आजकल की फिल्मों में आप सोच नहीं सकते, ऐसी दीवानगी थी उस जमाने में उनके बीच में। और जब आदमी का प्रेम हाथ से निकलता तो वो बेचारा कितना कमजोर हो जाता है। राधा जी की हालत सोचिए। सूरदास कह रहे हैं, अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, ता लालच न धुआवती सारी। कि वृष भानु की कुमारी, वृष भानु मतलब राधा के पिता, वृष भानु की बेटी राधा इतनी कमजोर हो गई है, इतनी मलिन हो गई है। हरिश्रम जलु अंतर तन भीजे, कृष्ण के पसीने की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिर गई थी, उसकी साड़ी में लगी हुई हैं। ता लालच न धुआवती साड़ी, इस लालच से साड़ी धुलवा नहीं रही है। और जब से कृष्ण गए हैं कपड़े तक नहीं बदलना चाह रही है कि इस कपड़े में मेरे प्रिय की याद है। खाती नहीं है, इतनी कमज़ोर है, हिल नहीं पाती है। एक और कवि हुए, वो तो इतने आगे बढ़ गए, बिहारी नाम के कवि थे। उनकी नायिका तो लगता है कि घड़ी का पेंडुलम है। सांस लेती है तो 4-5 कदम 6-7 कदम पीछे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो आगे आ जाती है। सांस की हवा से ऐसा हो रहा है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 अखात, चढ़ी हिंडोरे सी रही लगी उसासनी साथ। कि इधर आती है उधर जाती है, 6-7 हाथ इधर 6-7 हाथ उधर, सांस लेती है तो यहाँ, छोड़ती है तो वहाँ, जैसे झूला झूल रही हो। पर ये रीतिकाल के कवि हैं, उनका अलग टेस्ट है, हम सूरदास पे बात कर रहे हैं। राधा इतनी परेशान है। अच्छा, जब आदमी परेशान होता है ना, जब उसका ब्रेकअप टाइप का होता है कि कोई गया है वापस ही नहीं आ रहा, कृष्ण ने कहा था कि बस जा रहा हूँ, काम निपटा के आता हूँ। उनके मन में था क्या काम निपटाना है, काम निपटा भी दिया। अब कंस के बाद सवाल है कि मथुरा का साम्राज्य कौन संभाले। उसको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कृष्ण को लगा कि मुझे यहाँ रह के सिस्टम को ठीक करना चाहिए, उसके बाद लौटना चाहिए। तो वो रुक गए वहाँ पर, राज्य का काम भी तो करना ही था। पर प्रेमी व्यक्ति को सब समझ नहीं आया, तो उसको लगता कि नहीं मेरे पास आओ, बाकी सब बेकार की बातें हैं, मेरे पास आओ। कृष्ण आ नहीं रहे। यमुना के इधर कृष्ण है, यमुना के इधर गोपियाँ हैं, पर आत्मसम्मान भी तो है। एक आलोचक ने कहा कि नाव में बैठ के चली जाती। आत्मसम्मान होता है प्रेम में कि मैं क्यों जाऊं, बिना बताए क्यों चले गए, बता के जाते। तो राधा वेट करिए। राधा के मन में क्या आ रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने ही कुछ गलती कर दी हो। जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है ना, बाकी लोग सोचते हैं कि कहीं मुझसे तो गलती नहीं हो गई। और राधा अपनी एक सहेली से बोल रही, गोपी से, मेरे मन इतनी सूल रही, एक दिवस मेरे गृह आए मैं ही मस्ती दही,
देखी तिन्हें हों मान कियो सो हरि गुसा गही। पगला सी गई है, बोरा सी गई है। सहेली से क्या बोल रही है? हे सहेली, मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती हुई है। उसने पूछा क्या गलती हुई है? कह रही है कि एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान मेरे पास आए थे, मैं उस समय दही मथ रही थी। वो ग्वाला जीवन है ना वहाँ पर, तो वो गोपालक जीवन का काव्य है पूरा। अब वो मुझसे बात करने आए और मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मैंने मान किया। मान करना मतलब जिसको आपकी भाषा बोलते हैं भाव खाना। मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की, मुझे लगता वो नाराज़ हो गए, इसी नाराज़गी से लौट नहीं रहे हैं। मेरे मन इतनी सूल रही, मेरे मन में कांटा चुभ रहा है। एक दिवस मेरे घर आए, अब समझ में आएगा, एक दिवस मेरे घर आए, मैं ही मथती दही, देखी तिन्हें, हाँ हाँ मतलब मैं, मान की योग, मैंने अहंकार दिखाया, सो हरि गुस्सा गही, गुस्सा आ गया उनको इस बात से। सूरदास की राधा मुक्त नहीं हो पा रही, लेट गो नहीं कर पा रही, वो जी नहीं सकती कृष्ण के बिना। पर फिर देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। 300 साल बाद कमाल हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और कवि हुए, उनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का मतलब प्रिय प्रवास पे चला गया है, कृष्ण चले गए हैं मथुरा, अब राधा कैसे जिएगी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है। महिलाएं अभी तक स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा नहीं बनी है, पर अब वो समय आ रहा है कि बनने वाली है। और हरिऔध की राधा ने कमाल कर दिया है। गोपियां पूछती हैं कृष्ण नहीं आ रहे, अब क्या करोगी? ये राधा जी क्या बोल रही हैं? प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। मेरे प्रिय खूब जिए, समाज का कल्याण करें, घर बेशक ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि समाज का भला होना चाहिए। ये वो बिंदु है जहाँ राधा यशोधरा बन जाती है, मैथिली शनगुप्त की यशोधरा। और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस एग्जाम्पल से वो ये कि हो सकता है कि जिससे आप नाराज़ हो वो किसी बड़े काम की खोज में हो, वो किसी महानता के रास्ते पर हो। और यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी महानता के रास्ते पे है, तो उसके रास्ते को रोकना अपने क्षुद्र हितों के लिए बहुत छोटापन है। और ऐसे मामले में एक ही बात हमें सोचनी है कि वो जिस काम के लिए बना है उसे करने दो। अपने स्वार्थ के लिए किसी को बांध के रखना, किसी को लाश बना के रखना, इसका क्या मतलब है? जाने दो, ऐसा क्या है, कुछ तो बढ़िया होगा। एक स्थिति हम में से कई लोगों की आती है कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं पर छोड़ नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। मैं अक्सर बच्चों से एक बात पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे वैसा ही वैवाहिक जीवन चाहते हैं जो आपके माता पिता का है? मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन जब जब मैंने पूछा है मुश्किल से 1 या 2% ने हाथ खड़ा किया है। 97-98% लोग मानते हैं कि वैसा तो नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता भी, हमारे समाज के बाकी लोग भी बहुत समझौते करते हैं ताकि बच्चे अच्छा जीवन जी सके। आप भी करेंगे समझौते, सबको करने पड़ते हैं। ये है कि आप समझौते शायद उतने नहीं करेंगे जितने आपके माँ बाप ने किए होंगे, उनके माँ बाप ने और ज़्यादा किए होंगे। हर पीढ़ी कम समझौते करती है, ये समाज के विकास का एक तरीका होता है। पर ऐसा होता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में आप छोड़ भी नहीं सकते, जी नहीं पा रहे, छोड़ सकते नहीं, क्योंकि आप तो छोड़ देंगे, आपके चक्कर में कईयों की ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी। कैसे छोड़ दें? 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है नहीं, वो माँ अपने पति से रोज़ प्रताड़ना झेलती है, बुरी बातें सुनती है, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो बच्चों को नहीं छोड़ सकती, बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, क्या करे? टॉक्सिक रिश्ता है। तो ऐसे में या तो आप रिश्ता छोड़ते हैं कि हर केस में संभव नहीं होता, पर यदि वो संभव नहीं है तो रिश्ते में रहते हुए चिंताएं छोड़ दीजिए, अपेक्षाएं छोड़ दीजिए।
भाई तेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी, एक घर में रहेंगे पर रोज़ युद्ध नहीं करेंगे, बीपी नहीं बढ़ाएंगे, शुगर नहीं बढ़ाएंगे, तनाव नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारा अपना स्पेस, मेरा अपना स्पेस, ठीक है, एक छत के नीचे हैं, काम चला लेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे, दुनिया के सामने अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाते रहेंगे स्माइल कर करके चेहरा, पर कम से कम बच्चे सफ़र ना करें, परिवार सफ़र ना करे, जी लेंगे, झेल लेंगे। और ऐसे माहौल में साहिर ने जो कहा था ना, उसी कविता की कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, कि बर्बादियां हैं जीवन में, पर ठीक है, कितना दुख मनाएंगे, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। और फिर अंत में इतनी सुंदर बात कहते हैं, गम और खुशी में फ़र्क न महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। कि ठीक है, जैसी ज़िंदगी है उसको वैसे जिएंगे, अपेक्षाएं नहीं पालेंगे, ना तुम उम्मीद करना, और हम किसी तरह से मैनेज करके ज़िंदगी गुजार लेंगे। ये है अंतिम जो आपके जीवन में समस्या हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है, कि आपने कुछ करियर दिमाग में रखा हुआ है, ठान लिया है कि आईएएस बनना है या कुछ बनना है। आप कुछ भी ठान लें, सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता है, सफलताएं असफलताएं जीवन में रहती हैं। 10-11 लाख लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, 1000 का सिलेक्शन होता है। हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा की यही स्थितियाँ होती हैं। पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, हर जगह कंपटीशन इतना है। सफल होने की जितनी संभावना है, उससे कई गुना संभावना विफल होने की हर क्षेत्र में है। सफल नहीं हो पाए तो क्या करेंगे। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि आईएएस नहीं बन पाए 20 साल पहले, और 20 साल से रोज़ घुट रहे हैं कि आईएएस नहीं बन पाए। रात दिन यही ख्याल होता है कि आईएएस नहीं बन पाए, या पीसीएस नहीं बन पाए, या कुछ खास सोचा था जो नहीं कर पाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि यदि आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है कि जो बहुत मजबूत हो, तो हमेशा एक बैकअप ऑप्शन ज़िंदगी में लेके चलिए। किसी करियर को दिमाग पे इतना हावी मत होने दीजिए कि वो नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा। आप उस दौर के व्यक्ति हैं जहाँ इतने ऑप्शंस दुनिया में हैं जितने कभी नहीं थे, इतने ऑप्शंस हैं। बस एक ठीक ठाक सा व्यक्तित्व तो बना लीजिए, एक ठीक ठाक सा कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, और यदि आपके पास बेसिक स्किल्स हैं, भाषा की, चिंतन की, समझने की, कैलकुलेशंस करने की, प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजाइज करने की, और मेहनती आप हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, कायदे का कंपटीशन नहीं के बराबर है। बहुत मजबूत लोगों से आपको भिड़ना नहीं पड़ता है। भिड़ते हैं 5 लाख से, पर उन 5 लाख में कुछ ही हैं जो भिड़ने लायक है। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। और उस बढ़िया करने की शुरुआत कॉलेज की ज़िंदगी से होती है। उड़ान सोसाइटी संभाल लेंगे, निष्ठा संभाल लेंगे। अभी मैडम ने बताया कि 80 सोसाइटी से बताई, इसके में 60 बताई, 60 सोसाइटीज़ हैं। किसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाइए। ये सोसाइटीज़ का हिस्सा बनने का असली पर्पस क्या है? इसी बहाने एक्सपोजर मिलता है, आप कुछ करते हैं, मंच पे आते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है, स्किल्स डेवलप होती हैं, और अंत में जो जीवन में काम आता है, यही स्किल्स काम आते हैं। और यदि वो स्किल्स हमने डेवलप कर लिया, और वो स्किल्स पढ़ाई से नहीं आती हैं, जो क्लासरूम के अंदर की पढ़ाई है वो सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ होती है कॉलेज में। कॉलेज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये अपॉर्चुनिटीज़, लोगों से बात करना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, कहीं फेल होना, कहीं पास होना, वो सब करते रहिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कंपटीशन कहने के लिए ज़्यादा है, दरअसल ज़्यादा नहीं है। पूरी बात का सार ये है कि किसी की भी ज़िंदगी फ्लैट नहीं होती है, उसमें कर्व्स आते रहते हैं, ऊंच नीच सबकी ज़िंदगी में आती है। मैंने भी कम नहीं झेली है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे नहीं खड़ा हूँ, कुछ तो झेला ही होगा, मैंने भी ठीक ठाक झेला है। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं, मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में।
और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिलीज में बच्चों को 17 में काम पे लगा देते हैं। मैं तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तौहीन भी होती थी, लोग धिक्कारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। वो समझे ना है, अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू। आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब है। केवल उन कुछ एक पे ध्यान मत दीजिए, उन करोड़ों पे भी ध्यान दीजिए जिनसे अच्छी आपकी जिंदगी है। और इतनी कुव्वत आपके अंदर है, आप इस देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक हंसराज कॉलेज में विद्यार्थी हैं। ये मजाक नहीं है, आप इस देश के एलीट हैं, एलीट। इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम बोलते ही कितने बंद दरवाजे खुल जाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, आगे जाके समझ में आएगा। बस इतना करना है कि जब जब ज़िंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी है। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है, जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता है वो जब झेलते होंगे। आपने एक फ़ोटो अपलोड की, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, आप बार बार देखने घूमोगे लाइक किया कि नहीं किया। दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, लाइक कर, तो लाइक कर, तो भी लाइक कर, चल 5 लाइक करवाए, 8 लाइक करवाए, नहीं लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी और आप अचानक सबकी नज़रों में किरकिरी बन गए। गालियाँ पड़ रही हैं, आलोचनाएँ हो रही हैं, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर। इतनी बेचैनी होती है इस दौर में। पहले के दौर में ये नहीं था, आपने कहीं कुछ बोला ख़त्म हो गया बात। अब किसने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं, और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा, इतनी गालियाँ पड़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ, मैंने खाई हैं। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फेज़ पिछले साल झेला था, जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ। पर मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था। अब पिछले 7 दिन से मेरी 5 साल पहले की एक क्लिप चला रहे हैं वीडियो आजकल। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ना कुछ और हुआ था। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से सहमति दी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है, मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर हैं, उनके जन्म स्थान पर मंदिर हैं, मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? और कुछ लोग पिछले 7 दिन से 5 साल पहले की क्लिप चला रहे हैं। मेरी टीम परेशान है, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया, सर इतने वीडियो चल रहे हैं। मैं सुनता हूँ पर तनाव नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन किसी मंच पर हो, जैसे आज मैंने बात बोल दी, कहीं और बोल दूँगा, बात ख़त्म हो गई। कितना लोड लेंगे? और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी। दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहेंगे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास
कि तनाव आता है, फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, ज़िंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा, जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। अब मैंने ठीक ठाक टॉर्चर कर लिया बच्चों पर, इससे ज़्यादा करना शोभा नहीं देता। इसके साथ ही बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। So now it's our time to finally have a positive Q&A session with sir. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू सो मच, और यू मोटिवेट अस सो मच सर। मैं जब भी मतलब अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है तो यूट्यूब पे सबसे पहले यही देखती हूँ कि सर की कुछ ना कुछ वीडियो उस टॉपिक पे पक्का मिलेगी, जिससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर होगा। आज जो आपने जो कुछ भी बोला, आई एम सो मोटिवेटेड ऑफ इट। एंड दिस सोसाइटी पीपल गिव मी अ क्वेश्चन टू आस्क, ये इन्हीं लोगों में से किसी एक का क्वेश्चन है। सो आईड लाइक टू आस्क सर, आई ट्राई एवरी डे टू स्टडी विद द सेम एंथुजियाज्म, and every second day I feel exhausted and not able to complete the study target. What should I do? So first of all, thank you for saying me thank you. And as far as the question is concerned, I don't know whose question is this, but whosoever has sent the question. जब आप ये कहते हैं कि मैं रोज़ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, इसके बुनियादी तौर पर 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं आज तक कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाया हूँ, और मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की है वैसे, है ना, आप भरोसा कर सकती हैं इस बात पे। एक तो अपने आसपास ऐसे लोगों से बचिए जो बार बार दबाव बनाए कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, तो कितना पढ़ती है। आप कितने घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। आपकी उम्र में कॉलेज के अलावा अगर आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। कॉलेज के 3 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा सीखने के साल हैं, मंच पे आने के साल हैं। दोस्तों के साथ फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाइए, रेस्टोरेंट में बैठ के खूब बकवास कीजिए उनके साथ, उसमें जो सीखेंगे वो केवल पढ़ाई से नहीं सीखेंगे। तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। और बाकी मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिसमें से एक एक्टिविटी चाय की दुकान पे दोस्तों के साथ बैठना, 1 घंटे बात करना भी शामिल है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों की उम्र में इमोशंस थोड़े उठापटक होती रहती है। अगर आप महीने के 30 दिन में से 6-7 दिन बीच में नहीं पढ़ पाते डिस्टर्बेंस से, तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर एकदम ठीक हैं। चिंता उनकी है कि जो रोज़ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी उम्र में जी नहीं रहे, वो किसी और उम्र में जी रहे हैं। तो ठीक है, कभी कभी डिस्टर्बेंस आएगी, उसको एंजॉय कीजिए। डिस्टर्बेंस बस सुंदर प्यारी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए, है ना। जिसकी वजह से नींद उड़ी हुई है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। नमस्ते सर, thank you sir for this session sir. I extend my gratitude sir. It was an honor to listen you sir. सर मेरा आपसे सवाल होगा कि कई एक आध एग्जाम्पल होंगे सर जहां आपने लेट गो किया होगा, आप अपने जीवन में भी किसी चीज़ में लेट गो किए होंगे, तो कोई एक आध ऐसा एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ, कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया। अब तो मैं करवाता ही नहीं, तब मैंने करवा लिया था। अजीब किस्म के लोग पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव देते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं थी ऐसी। मैं बड़ा परेशान रहा। फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया, मेरी स्थितियां ज़्यादा बेहतर हो गई।
तो उन दिनों मैंने एक रहीम का दोहा पढ़ा, वो मेरे जीवन का उसूल बन गया उसके बाद से। एक दो बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज़्यादा थी उस समय भी, आज भी है। पर अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज़ से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सूअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफ़ेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, वो तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहाँ जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहाँ से निकल जाना, लेट गो कर देना। तो मैंने रहीम का एक दोहा अपना सार बना लिया, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीति। रहीमन ओछे किस्म के लोगों से ना बैर अच्छा है ना प्यार अच्छा है। काटे चाटे श्वान के दुह भांति विपरीति, कुत्ता काटे तो दिक्कत, कुत्ता चाटे तो दिक्कत। तो मेरा उसूल क्या है, इस तरह के लोगों से ना दोस्ती ना दुश्मनी, ना दिल में ग्रजेस रखने हैं कि हिसाब बराबर कर दूंगा, हरा दूंगा, रखना ही नहीं। और मेरी अब ठीक ठाक दोस्ती तो क्या होगी, मतलब जब हम मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, मुझे दिक्कत है ही नहीं, नाराज़गी भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपना धर्म निभा रहा था, मैं अपना निभा रहा हूँ। और अगर मैं दुश्मनी पाल लेता, अपना बीपी बढ़ाता, डायबिटीज़ करवा लेता, मैंने पाला ही नहीं, ना मैं पालता हूँ। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जहाँ दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था, पर मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी करने का। मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कईयों का हूँ, मेरा एक भी नहीं है। जो मुझे अपना दुश्मन मानते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं, मेरे लिए वो परिचित हैं जो मित्र हो सकते थे या हो सकते हैं। फिलहाल मित्र नहीं है, लेकिन दुश्मनी नहीं है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है और मैं यहाँ हिंदी ऑनर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि सर, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बचपन से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही और सर मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक वक्त आया जब मुझे 2 बार असफलता का सामना करना पड़ा और सर तीसरी बार मैं सफल हुई, परंतु सर आज भी वो डर मेरे मन से नहीं जा रहा है। अभी भी मैं उसको फेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे फेल हो गई। और सर कभी ऐसा होता है कि मैं सो रही हूँ और रात में मुझे वो डर लगता है कि आगे मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आगे अगर मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ तो मुझे उस असफलता का डर रहता है कि जो मैंने फेस किया है, और सर मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे ख्याल से ये असफलता आपसे ज़्यादा आपके माहौल की, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स की है कि उन्होंने आपको, मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते। आप वैसे बच्चों में हैं। जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे ज़िंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छटा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, मतलब काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है। ज़िंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ, आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया। तारीफ़ें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफ़ें हर गांव, हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी
जब उन सब में कंपटीशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए। तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि अब तीसरी बार में सफल हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए ज़िंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप से उम्मीदें कम कर लीजिए। और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि एक दो ऐसे अच्छे दोस्त जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, न कि महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं है। सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज़ कहना है कोशिश पूरी करूँगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और भाड़ में जाए सीधी सी रात। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है। सर जैसा आपने कहा कि लेट गो करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? लेट गो करना चाहिए। हमने भी ये चीज़ सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो सर एक इनके बीच में क्या एक थिन लाइन नहीं है कि हमने सोचा जैसे 71st डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगी। माना कि वो गिव अप भी कहा जाता है, लेकिन अगर मेरे नसीब में है कि नहीं यार कल ये तुझसे हो जाएगा, अगर मैं कोई भी टास्क कर रही हूँ कल ये कंप्लीट होगा, लेकिन मैं सोचूँ नहीं मेरे से ये प्रेशर नहीं हो रहा, आई शुड लेट गो दिस, आई शुड स्टार्ट सम अदर थिंग। तो क्या ये मुझे लेट गो करना कभी रिग्रेट नहीं कर सकते क्या लाइफ में, यार एक दिन और ट्राई कर लेते तो शायद मिल ही जाता? देखिए, जो नसीब का मामला है, मेरे ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले IAS बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि IAS बनने के एग्ज़ाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ। पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका IAS हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम, तो उसको गिव अप ही कहते हैं। लेट गो का मतलब तब होता है जब आप मन भर चुका है, अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जैसे IAS बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए, तैयारी छोड़ दी, गिव अप है। बन गए, नौकरी की, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, ये लेट गो है। लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है, या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मज़ा नहीं आया, ठीक ही है, औसत है, तब छोड़ दिया। इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें, ये शोभा देता है मेरी उम्र को। तो 30-40 के बाद नसीब, भाग्य, नियति चलेगा। फिलहाल कर्म पे भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन, और मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है, और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। ऑल द बेस्ट। Now, I would like to invite our president, who is the fuel to our rocket, Palak Chauhan, to present a vote of thanks. I would like to thank our guest speaker, Mr. Vikas Divyakirti sir,
who came here for this session and gave us his valuable time. I'm pretty sure all the audience members present over here get a new perception and along with a powerful motivational session.